कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए द हिंदू। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि एक हमारे पास है दैनिक जागरण, जो हमेशा कोई भी सजेस्ट करता है कि दैनिक जागरण आप पढ़ लीजिए हिंदी में, और दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि द हिंदू। लेकिन दैनिक जागरण पढ़ने में हमें इजी रहता है क्योंकि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हम रहते हैं, तो उसमें हिंदी में इजीनेस रहता है। द हिंदू पढ़ते समय हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और चीज़ें टफ रहती है शुरुआत में, तो हम शिफ्ट हो जाते हैं दैनिक जागरण की तरफ। लेकिन जब हम दोनों पेपर्स में कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि दैनिक जागरण जो पेपर है उसमें जो एडिटोरियल्स आते हैं या कोई भी न्यूज़ की जो फ्रेमिंग होती है, और दूसरी तरफ हम लेते हैं द हिंदू, उसमें जो एडिटोरियल आते हैं और उनकी जो फ्रेमिंग रहती है उनमें दिन रात का अंतर रहता है। उनमें जो एडिटोरियल्स लिखते हैं वो बड़े बड़े लोग रहते हैं द हिंदू में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें जो यूपीएससी के एग्जाम है जिसमें हम अगर मान लो कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ की कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया उसमें क्या कमियां थी, कहाँ कहाँ उसका गलत इस्तेमाल हुआ। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो एक बैलेंस वे में द हिंदू में जो पॉइंट्स रखते हैं वो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रहते हैं। अगर हम दैनिक जागरण से उन्हीं पॉइंट्स को उठाते हैं और वो एग्जाम में लिख के आते हैं तो उतना इम्पैक्ट नहीं डालते जितना हमें द हिंदू पढ़ने के बाद जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और जो हमारा जो एक थिंकिंग डेवलप होती है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर, जो हमारे मेंस में भी काम आते हैं। हमारे प्रीलिम्स के लेवल पर हमें स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में फिक्स हो जाता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान देना है, वो कहीं ना कहीं हमें प्री में काम आएगा। मेंस में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो जीएस 1 हो, 2 हो, 3 हो, एथिक्स में भी उन्हें हमें यूज कर सकते हैं एज एग्जाम्पल, तो वहाँ पर भी हमें द हिंदू का यूटिलाइजेशन रहेगा। और इंटरव्यू के लेवल पर, इंटरव्यू में जब कोई भी कंट्रोवर्सी या कोई भी मुद्दे पर अगर हमें क्वेश्चन पूछते हैं, हम लेटेस्ट कोई ऐसा एग्जाम्पल देते हैं या उनके पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम कुछ अच्छे आंसर्स देते हैं, तो फिर लगता है कि हाँ, जो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा मैच्योर है, इसको पर्टिकुलर जो भी इश्यू है, चाहे वो नेशनल इश्यू रहे या इंटरनेशनल इश्यू रहे, उसमें एक अच्छी पकड़ है। तो प्रेजेंट में ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोग चाहिए जिनको नेशनल, इंटरनेशनल और इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनकी अच्छी पकड़ हो। अगर हम सरफेसली, सुपरफिशली बात करते हैं कि अगर मान लीजिए इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट या विमेन की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो अब अगर कोई रिक्शा वाला भी रहे तो वो भी बता देगा कि भारत में महिलाओं की कौन कौन सी समस्या है। लेकिन जब तक आप खुद कोई रिपोर्ट, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है या फिर जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है उसका कोई डेटा है, उनमें रियल में अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो रियल में हमें ये मोटिवेट करती है कि हाँ, इन पे पहले काम होना चाहिए। आपको ये पता ही नहीं है कि महिलाओं की एनीमिया की जो समस्या है हिंदुस्तान में वो बहुत ज़्यादा मतलब हाईली क्रिटिकल है, और जब तक आपको ये पता नहीं डेटा के आधार पर कि 60 to 70% अभी भी जो हमारे इंडिया में महिलाएं हैं वो एनीमिया से ग्रसित है, उसका रीजन क्या है, जब तक आप बैकग्राउंड में नहीं जाओगे, जब तक नहीं समझोगे, आपने सिर्फ डायरेक्टली बोल दिया कि एनीमिया की ये समस्या है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि एनीमिया हो क्यों रहा है उनको, उनके बचपन से ही उनके साथ किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो रहा है। जब तक आप, और बचपन से नहीं, जब हमारे बेबी चाइल्ड जब पेट में रहता है 9 मंथ्स का जो जो ड्यूरेशन रहता है उसी में पोषण पूरा नहीं मिल रहा है, तो जब तक माँ को हम अच्छे से समझाएंगे नहीं कि पोषण की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स रहती है एक बच्चे में, संतुलित भोजन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद जो उनके जन्म के बाद जो 6 मंथ्स का जो फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग, वो हमारे यहाँ पर नहीं होता, उसके बारे में जानकारी नहीं होती, उसके बाद जो शुरुआती जो दिन है उनमें कौन सा फूड होना चाहिए, तो पूरा एक पैटर्न है। तब जाकर लास्ट टाइम, अब ये समस्या में कब दिखेगी, जब जो गर्ल्स है या फिर जो महिलाएं हैं 20 साल या 50 साल की जब हो जाती है तब हमें ये समस्याएं दिख रही है, लेकिन ये समस्याएं तब की नहीं है। तो आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कितनी गहराई से पकड़ है, उनके कौन से डेटा हैं, रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर आपके आंसर को कितना आप ऑथेंटिफाई कर रहे हो, और इनोवेटिव पॉइंट्स अपने लेवल पर आप कितना सोच पा रहे हो, उन्हीं के आधार पर आपका जो मेंस का आंसर राइटिंग होगा वो अच्छा होगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम शुरू में आती है कि हिंदी का कुछ भी मैटर रहेगा वो इजीली पढ़ लेंगे, लेकिन जैसे द हिंदू है तो द हिंदू में शुरू में उसके वो क्या कहना चाहता है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये है कि आपने पेपर लिए, आप द हिंदू पेपर लो,
उसको एक बार हेडिंग्स देखो कि क्या क्या हेडिंग्स आई है। उसमें एक और आप काम कर सकते हो कि दैनिक जागरण पेपर को पहले आप पढ़ लो, आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा दे दो, जितने जितने पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं। उसके बाद द हिंदू को लो, आपको लगेगा कि लगभग 40 से 50% न्यूज सेम है, हेडिंग सेम है। तो एक बार जब आप हेडिंग से अटैच हो गए कि हाँ द हिंदू में वही हेडिंग है, थोड़ा आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया कि ये न्यूज़ है, उसके बाद आप द हिंदू को देखो 10-15 मिनट। उसके बाद मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे सर का एनालिसिस है, सर का एनालिसिस थोड़ा कंप्रेहेंसिव वे में होता है, आप और भी कंपेयर कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सर को ही फॉलो करो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है कि जिसका भी आप फॉलो करो वो ऑथेंटिफाई होना चाहिए, आपको आपका उस पर विश्वास होना चाहिए। तो जैसे भी आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, बहुत सारे द हिंदू एनालिसिस करवाते हैं। हमारा जनरली कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि 30 मिनट में कौन करवा रहा है, कम टाइम में कौन करवा रहा है। तो आप देखो कि 30 मिनट में करवाना इंपॉर्टेंट है या जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, कोई भी पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं बातों को अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर आप गलत डिसीजंस लोगे। आपका काम होना चाहिए कि द हिंदू में जितने भी पॉइंट्स आए हैं, अगर उसको करने में आपको 2 घंटे भी लगता, मुझे शुरू में 5-6 घंटे लगते थे, तो शुरू में आपको टाइम लगेगा। अब आपने स्टडी स्टार्ट की, आपने अगर 15 से 20 दिन अभी जस्ट आपको हुए हैं और अभी से आप टेंशन लेने लगे कि मेरे 2 घंटे तो द हिंदू में जा रहे हैं, वो जरूरत है इस एग्जाम की। अगर शुरू में मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको शुरू के 3-4 महीने अगर आप नए स्टूडेंट हो, अगर आपको 5-6 घंटे पढ़ने में द हिंदू में लगते हैं, तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपका बेस इतना सॉलिड बनाएगा फिर धीरे धीरे, और टाइम फिर अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कहाँ कहाँ जी टॉपिक्स बिल्कुल रिपीट होंगे। तो मेरा कहना यही है आपको कि आप कंपेयर करो और सर का देखो। जब आप फाइनली एक डिसीजन ले लो फिर कि नहीं सर बेस्ट है, फिर आपको छोड़ना नहीं हाथ। और मेरा तो ये पर्सनली एक्सपीरियंस है कि सर का जो वे है पढ़ाने का, टॉपिक्स को इंटरलिंक करना, किस सब्जेक्ट में कहाँ आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, ऐसे में किस टाइप का एक टॉपिक था जहाँ पर आप इन डेटा को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इतना जब आप खुद एक बार सर से पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू खुद के व्यूज डेवलप हो जाएंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। तो आप लगातार सर को फॉलो करो ताकि आपकी पकड़ यूपीएससी की जो डिमांड है वो बेहतर होगी। और लगातार ये द हिंदू पढ़ने से एक और जो सबसे मेन जो मैंने फील किया था कि हमें लगता है कि ये कहाँ काम आएगा ज़्यादा, स्पेशली जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि द हिंदू में से इस बार करंट में उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए प्री में। प्री से मतलब नहीं है, आप देखोगे कि मेंस में जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से डिसीजंस रहे, तो आप देखोगे हमेशा आर्टिकल 377, आर्टिकल 498, ये सभी सबरीमाला वर्डिक्ट, यही तो लिखना है वहां पर मेंस में। लिखना क्या एक्स्ट्रा। उसके बाद बहुत सारे वोल्केनो, कौन कौन से वोल्केनो इस पर्टिकुलर एक साल में, तो आप जब भी देखोगे न्यूज में वो कहीं ना कहीं रहेगा। इस बार इंडोनेशिया में पड़ गया, कहीं पर इटली में वोल्केनो का इरप्शन हुआ। ये सभी जो पॉइंट्स, अगर आप, ये डिपेंड करता है कि आपने उस न्यूज़पेपर को कितनी गहराई से समझ रहे हो। आपको पॉइंट्स इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन में आरबीआई को क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, अभी जितने भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है आप उनको देख लो। आपको अननेसेसरी इधर उधर से कलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप डेली उस न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो। और जो पॉइंट्स अभी आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, वो इतने अच्छे पॉइंट्स हैं कि उन्हीं को जब आप लिख के आते हो तो वो ज्यादा अटैच फील करता है एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर भी तो द हिंदू को फॉलो कर रहा है। और जब उसकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग कहीं कहीं मैच होती है जब आंसर्स में, तो फिर वो भी सोचता है कि हाँ जो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है उसको अच्छा नॉलेज है, तो आपको वो फिर अच्छे मार्क्स देगा। इसलिए द हिंदू को आप एक लाइफ का पार्ट बना लो कि हाँ 2-3 घंटे हमें देना है और छोड़ना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटिन्यूटी। अगर आपने एक दिन भी द हिंदू छोड़ा तो आप समझो कि आप कहीं पिछड़ रहे हो। इसलिए चाहे कभी भी हो, अगर आपको कोई शादी अटेंड करनी है, बर्थडे पार्टी है, कहीं घूमने जाना है, तो द हिंदू 2 घंटे तो आपको पढ़ना ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द हिंदू से अटैच रहो। सर की जो क्लासेज हैं उनको लगातार करो, उससे आप सीखोगे कि द हिंदू पढ़ना कैसे है, कैसे हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं मेंस के आंसर राइटिंग में, हमारे इंटरव्यू के लेवल पर, और मेंस में जितने भी सब्जेक्ट है वहाँ हमेशा आप इसको यूटिलाइज करोगे। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन है माय डियर फ्रेंड्स कि सर को बिना किसी डाउट के जितना टाइम आप दे सको द हिंदू पढ़ने में, उसको अच्छे से एनालिसिस करो और नोट्स भी बनाओ साथ में। सर का क्लास आप लेके बैठे हो सामने, सिर्फ लेटे हुए हो, उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा।
आप गलत इंटरप्रेट करोगे चीज़ों को। सर का जब भी क्लास करो बिल्कुल अटेंटिव रहो क्लास में, और आपको नोट्स बनाने हैं सर के पूरे अच्छे से नोट्स बनाना है, फिर उनको रिवीजन करना है। तब जाकर आपको दिखेगा कि एक महीने अगर आपने ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं करना कि 2 दिन आपने पढ़े क्या कैलकुलेशन करने लग गए कॉस्ट बेनिफिट, नहीं। आप एक महीने बिना किसी संकोच के पढ़ो, उसके बाद उनको रिवीजन करो, फिर आपको पता लगेगा कि या पहले मेरा नॉलेज का लेवल क्या था, आज मेरे नॉलेज का लेवल क्या है। तब जाके आप कंपेयर करो, फिर आपको धीरे धीरे वही चीज़ें कॉन्फिडेंस देगी, और वही कॉन्फिडेंस आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ मैं आपको फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, और सर ने जो मौका दिया मुझे यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए भी थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। बच्चों, मैं थोड़ा सा हल्का सा इमोशनल हो रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है, तो मैं इनको एक बार हक करूँगा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बाद जो इन्होंने बोल दिया है आप सबके लिए, क्योंकि टॉपर हैं तो मुझे लगता है कि आपका एटीट्यूड टॉपर्स की बात सुन करके पॉजिटिवली ज़्यादा चेंज होता है। और बट मैं इमोशनल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि पढ़ते बहुत बच्चे हैं, मुझे पता है हिंदू 30,000 38,000 व्यूज़ आते हैं, पढ़ते बहुत बच्चे हैं लेकिन बोलते बहुत कम हैं। तो इस बात को लेकर के मैं बहुत इमोशनल हूँ और प्रहलाद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम ये बात बोली। चूँकि मेरी जर्नी आप सबको पता है बच्चे, मैं कोड भी अपना प्रमोट नहीं करता हूँ, आप सबको अच्छे से पता है, ये तो आप सबको पता है ना। स्पेशल क्लास में फिर आप लोग कहते हो कि सर कोड प्रमोट करिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो मैं इतना समर्पित हूँ गांव के बच्चों के लिए, सबअर्बन के बच्चों के लिए, यानी जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो कम से कम इनकी इन बातों से उन बच्चों को एक विश्वास आएगा कि हिंदू के द्वारा मैं शायद उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता हूं। और जो हाउस वाइफ्स हैं, मैं आप सबसे बार बार कहता हूं, आप भी हिंदू की क्लास जरूर देखिएगा। आप ठीक है, आपके एक अटेम्प्ट हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो पाए, कंपटीशन ज़्यादा, लेकिन तब भी हमें लड़ना है। लेकिन अगर आप देखते हैं तो आपका जो बच्चा है और खासकर आपकी बेटी है, वो जीवन में कभी पीछे नहीं रह जाएगी। यही मेरी आप सबसे गुजारिश है। और मैं एक बार इनको गले लगाऊंगा क्योंकि इन्होंने मुझे इमोशनल किया है। बहुत कम लोग बोलते हैं, पढ़ते मुझसे सभी बच्चे, बहुत बच्चे पढ़ते हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, लेकिन बोलते नहीं। ठीक है, इस बार भी बहुत से बच्चे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेलेक्ट हुए हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, तो कम से कम इन्होंने बोला है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अन अकेडमी